अस्सलामुअलैकुम। खबर की दुनिया में खुशामदीद। प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ समीना पाशा। नाज़रीन, एक ज़माना हुआ करता था कि बरसात के मौसम का बड़ा इंतज़ार होता था। बारिश होगी, इंजॉय करेंगे, मौसम सुहाना होगा, पकौड़े खाए जाएंगे, ख़ास पकवान पकाए जाएंगे। लेकिन अब तो यूं लगता है कि जैसे बरसात का मौसम किसी डरावने ख्वाब में तब्दील होकर रह गया है। हर साल बरसात के मौसम में साथ ही साथ सैलाब आ जाता है, साथ ही साथ इतने अफसोसनाक हादसात रूनुमा होते हैं कि परेशान कुन हद तक हालात संगीन हो जाते हैं। ना सिर्फ ये सूरत हाल देहात में होती है या फिर पसमानदा इलाकों में होती है, बल्कि अब तो बड़े शहर भी इससे महफूज नहीं रहे। लाहौर में जो कल बारिश हुई है उसके नतीजे में भी 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं। वो तो चलिए मकान की छतें गिरने के वाक़यात या फिर इसी तरह से दूसरे हादसात रहे, लेकिन पानी जिस तरीके से सड़कों पर खड़ा है या लोगों के घरों में दाखिल हो गया और उसके बाद इंतजामिया की नाअहली, उसने लोगों को मजीद परेशान कर दिया। और यूं लगता है कि जैसे बारिश के नन्हे कतरों के आगे हुकूमत बिल्कुल बेबस होकर रह जाती है, और ऐसा हर साल होता है। आज इस हवाले से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करेंगे कि आखिर इन्वेस्टमेंट हो कहाँ रही है और किस तरीके से इस मामले से निपटा जा सकता है जो हर साल का मसला है। इसके साथ साथ आलमी तनाजुर से जुड़ी एक अहम खबर यह है कि मिस्र में जो इनकलाब इस वक्त जारी था और जो साबिक उनके सदर थे मुर्सी, उनके हामियों ने एहतजाज कर रखा था, धरना देकर बैठे थे वो, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से उन पर आंसू गैस की शेलिंग की गई और उसके बाद एक खूनी कार्रवाई की गई और बताया जा रहा है कि उसमें सैकड़ों अफराद मारे गए हैं और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। अखवानुल मुस्लिमून का ये कहना है कि 2200 अफराद हलाक हुए हैं। इस पर आलम खामोश क्यों है, और अगर कुछ कह रहा है तो सिर्फ एक मिन्हनी सी, नाजुक सी और कमज़ोर सी तशवीश का इजहार या फिर अफसोस का इजहार। ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है इस पर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ इसके पस मंज़र में कुछ जो पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप के हवाले से बात है उसका भी जायज़ा लेंगे कि अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है। स्टेटमेंट कुछ पॉजिटिव भी आ जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ कहीं तड़का भी लग जाता है धमकी का। ऐसा क्यों है और इसके बाद क्या होगा, इस हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद है सईद काजी साहब, उनको खुशामदीद भी कहेंगे, उनसे बात भी करेंगे। काजी साहब, मैं चाहूँगी कि आप अपनी स्टोरीज़ बताएं, क्योंकि कुछ ही देर में इंशाल्लाह हमें रऊफ़ क्लासर साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, तो फिर इस हवाले से हम उनकी तरफ पढ़ेंगे। जी, मैं आगाज़ में बात करूँगा। एक तो दो रिपोर्ट्स आई हैं। एक तो जो डोनर्स हैं, इंटरनेशनल डोनर्स जो हमें पैसे दे रहे थे, कुछ ये जो मीज़ल्स है या पोलियो के जो उन्होंने कहा है कि आपके हेल्थ के सेक्टर में इतनी बदनवानी है, इतना ये यानी गैर शफाफ है कि उन्होंने पैसे रोक लिए। और इसके साथ साथ एक और ख़तरा ये हुआ है कि ये जो ट्रैवल बैन के जो ख़तरे हैं हमारे ऊपर वो लगे हुए हैं, और ये कहा जा रहा है कि अगर हमने इस मसले को हल ना किया तो पाकिस्तान पे ट्रैवल बैन भी लग सकता है। और फिर जो वज़ीर हैं सायरा तारड़ साहिबा, उनका क्या बयान आया है इस हवाले से भी बात करेंगे। और दूसरी खबर भी जो है अहम है इस हवाले से कि 2011 और 2012 में सिंध हुकूमत ने जो उसको फंड्स एलोकेट हो गए थे, जो उसको मिल गए थे, 167 बिलियन रुपीज़ थे, ये उन्होंने खैर से वो खर्च ही नहीं किए। अब एक तरफ तो हम फंड्स का ओनर होते हैं जी कि हमारे पास पैसे नहीं है, और जो होते हैं वो हम खर्च नहीं करते, जिसके नतीजे में फिर ये जो आप बातें कर रही हैं और अभी आगे चल के बात भी करेंगे कि फिर ये क्यों सैलाब हमें दामनगीर होते हैं, और ये जो हम गीत गाया करते थे बड़े रुमानवी सामन में, और वो अब जैसे आपने कहा डरावना ख्वाब क्यों बन गया, तो शायद ये वजूहत है। ठीक है, रऊफ़ क्लासर साहब ने भी इस दौरान हमें ज्वाइन कर लिया है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, उन्हें भी हम खुशामदीद कहते हैं। क्लासर साहब, अब आप ये बताइए कि आज आपके पास क्या एक्सक्लूसिव स्टोरीज हैं? जी समीना, आज तीन एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं मेरे पास। एक तो कौमी असम्बली का आज ये इजलास दोबारा शुरू हो रहा है, और उसमें सबसे बड़ी जो अहम चीज़ है कि सदर जरदारी साहब ने जो खिताब किया था, नवाज़ लीग आज एक रेजोल्यूशन ला रही है कौमी असम्बली में, और उनका शुक्रिया अदा किया जाएगा सदर साहब का कि आप आए हैं और आपने आके असम्बली के इजलास से, मुश्तरका इजलास से खिताब किया है। एक अहम रेजोल्यूशन आज पेश होने वाली है। इससे बढ़कर जो अहम खबर है जो ये एक्सक्लूसिव और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्या कौमी असम्बली की जो 34 कैमा कमेटीज़ हैं और इन्हें बहुत अहम समझा जाता है, इनकी बहुत बड़ी पावर्स भी हैं, इनका मैंडेट भी है, आज उनके मेंबरान के नामों को ये फाइनल करके कौमी असम्बली में अप्रूवल के लिए पेश किया जा रहा है। और उसमें बहुत सारे इंकशाफात भी हैं, हैरान कुन ये कुछ उसमें चीज़ें भी हैं। मसलन इमरान खान का नाम ये किसी कमेटी में शामिल नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब हर दफ़ा कश्मीर कमेटी के चेयरमैन होते थे, उनका इस दफ़ा मेंबर के तौर पर भी नाम नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में किस तरह के लोगों को डाला गया है, दूसरी अहम कमेटीज़ में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो स्पीकर साहब की मर्जी से आगे आए हैं, और ना तजर्बाकार ये लोगों को कौन कौन सी अहम
हकामा कमेटी में बिठा दिया गया है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का क्या फ्यूचर है, इसके चेयरपर्सन क्या होंगे, ये आपको बताएंगे। बड़ी अहम आज से रिलेटेड डेवलपमेंट है जो कौमी असम्बली में होने वाली है। और एक और जो बड़ी पाकिस्तानी तनाजुर में अहम खबर कराची के हवाले से है कि कराची पोर्ट ट्रस्ट जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, या आप ये कह लें गवादर के बाद सबसे बड़ी पोर्ट है हमारी, इस वक्त मुकदमात की ये बदतरीन जद में आई हुई है। जो मेरे पास फिगर्स हैं, आज एक बहुत अहम इजलास हो रहा है जिसमें 763 के करीब जो मुकदमात हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक कराची पोर्ट ये ट्रस्ट पर इस वक्त मुकदमात चल रहे हैं और ये क्रिपल होकर रहेंगे कराची पोर्ट ट्रस्ट। इसकी भी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है क्लासर साहब, तो आपकी ये जो स्टोरीज हैं यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट, इन पर बात करेंगे। लेकिन जो हमारी आज की टॉप स्टोरीज हैं नाज़रीन, पहले उसके हवाले से गुफ्तगू करते हैं। जैसा कि मैंने इब्तिदा में जिक्र किया कि बारिश और फिर उसके बाद निमटने के हवाले से जो नाअहली और बेहिसी सामने आ रही है उस पर सबसे पहले बात करते हैं। क्या साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करना चाहूँगी। कल आपने देखा इतना खूबसूरत जो मौसम लग रहा होता है पहले बरसात का, वो किस तरीके से परेशानी और अजियत बन जाता है शहरियों के लिए। इसमें एक और भी बात बड़ा क्लीशे हो गया। अभी जब हम रिपोर्ट करते हैं तो हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, मैं पहले देखता हूं कि बड़े इवन खतरात में जाके बाहर रिपोर्टिंग करते हैं। इनक्लेमेंट वेदर में जाते हैं, वहां पानी खड़ा होता है और फिर वहां पे एक ट्रक वासा का और साथ ही एक ऊँगता हुआ उसका कोई एहलकार बेचारा, वो क्या करे। मगर आज हमने कभी टेक अप नहीं किया इशूज़ को। हम उसकी अपेरेंटली जो मिजरी उस वक्त पैदा होती है पानी की वजह से, वो तो हम बयान कर देते हैं, मगर हम ये नहीं बताते कि ये क्यों है। मैं आज सुबह से तलाश कर रहा था कि कुछ फिगर्स ढूंढे जाएं कि आखिर इशू क्या है, तो ताज़ा तरीन फिगर्स तो नहीं मुझे मिले, मगर ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की 2009 की एक रिपोर्ट मिली है जिसमें उसने ये कहा, और उस रिपोर्ट में अब आप ऐड अप कर लेंगे हम आगे के 4-5 सालों में जो इन्फ्लेशन हुई है कि 40 अरब डॉलर पाकिस्तान को चाहिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मुरम्मत करने के लिए। अब आप ये समझ लें कि 20-25 अरब इसमें आराम से डाल दें, जिस तरीके से दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ी है, चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, तो 60 से 65 अरब डॉलर हमें चाहिए आपको एक यानी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए डेवलप। अच्छा, इसमें बहुत से और मसाइल हैं। मिसाल के तौर पे मैं साथ ही फिक्र देख रहा था कि हमें जो अपने हमारा नहरी सिस्टम है वहाँ 68 मिलियन जो एकड़ वाटर है वो ज़ाया हो जाता है। ये बारिशों का पानी अलग, वो सीपेज है वो अलग है। ये सारी जो चीज़ें, मगर हम जो प्रियोरिटी सामने रख के बैठे होते हैं, जाहिर है बड़ी ज़रूरी है। अब तो हम ये कहते हुए भी डर लगता है हमें कि ये जंग हमारी जंग नहीं है जिसपे 70-80 बिलियन डॉलर हमसे खर्च करवा दिए गए। अब तो हमारी अब तो हम निकल नहीं सकते। हर धमाका हमें बार बार आके दस्तक देता है कि जी आपकी है, और जो इसके जिनको इस पर रिजर्वेशन भी हैं वो भी खामोश बैठे। तो ये है, तो मसला ये है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ठीक करेंगे। हम कहते हैं जी सरकार जो है किधर चली गई, पानी घरों में आ गया। भाई सरकार क्या करे? सरकार ये करेगी कि वो दुआ करेगी कि ये मौसम गुजरे तो फिर कोई और काम शुरू करें जो भी उनका है, और आगे चलें। और हम खड़े हैं, हम अपने नुमाइंदों से बात कर रहे हैं, वो बेचारे पानी में खड़े हैं, ये देखें इधर पानी आ गया उधर पानी चला। ये सारी इसलिए एक यानी मीनिंगलेस तो नहीं है। वी हैव टू होल्ड अप अ मिरर टू रियलिटी। जो समाज में हो रहा है वही दिखाना हमारा काम है। मगर बात ये है इसका मुस्तकिल क्लासर साहब से मैं चाहता हूं, क्लासर साहब से लेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और उसके बाद फिर इसी मौजू पर आकर बात करेंगे कि फिर क्या हल है इसका। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात हो रही थी कि बारिश तो हर साल होती है, लेकिन हर साल हमारी नाअहली भी अपने उरूज पर होती है। क्लासर साहब से भी इस बारे में बात करते हैं। क्लासर साहब, आपने सईद काजी साहब का मौक़िफ़ सुना, उनका ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं वो डेवलप कर सके जो हमें करना चाहिए था। यही वजह है कि हर साल हमें ये परेशानी होती है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या बारिशें ही इतनी ज़्यादा होने लगी हैं कि हम संभाल नहीं पा रहे हैं, या फिर वाकई ये नाअहली है कि हम नॉर्मल सी बारिश को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते? समीना, इसमें मेरा ख्याल है 2-3 इसकी रीजंस हैं। एक तो जैसे काजी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि पाकिस्तान पे इसका ये कंसेप्ट भी नहीं है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। और इससे बढ़ के जो ज़्यादा अहम चीज़ है, थोड़ा सा ब्लेम हम भी ले रहे हैं हुकूमतों पे, तो हर वक्त हम ये चढ़ाई किए रखते हैं कि लोगों को खुद कितनी ट्रेन है कि अपने गली महल्ले साफ़ रखने की, अपनी नालियाँ साफ़ रखने की, अपने जो उनका अपना ड्रेनेज सिस्टम उसको हम कितना क्लीन रखते हैं। मतलब मैं आते जाते चीज़ें फेंक देता हूँ रोड पर। ये लिफाफे दुनिया भर में कंपेन चले कि आपके पास जो शॉपर्स हैं इनको बंद करें, इनको बैन करें। ये जाके गटर्स जो हैं आपके ड्रेनेज सिस्टम इसको ब्लॉक करते हैं, चौक करें। कितने लोग इस पर ये बात सुनने को तैयार हैं।
हमारी तोपों का रुख जो है वो हर वक्त हुकूमत की तरफ रहेगा, चाहे वो सेंटर की हूँ चाहे ये प्रोविंशियल की हूँ। हमने जाके मास लेवल पे लोगों को एजुकेट और ट्रेन करने की कभी भी कोशिश नहीं की, हुकूमतों ने भी नहीं की, हमारे मीडिया ने भी नहीं की। ये कुछ सोशल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की भी बनती थी और हुकूमतों को इस हद तक ये ज़रूर बनती थी कि लोगों को बताया जाए कि हजूर जिन घरों में आप रहते हैं, अब जिन महलों में आप रहते हैं, जिन इलाकों में आप रहते हैं, कुछ उसकी सफाई, उसको कुछ थोड़ा सा मेंटेन करना आपकी भी एक तरह की जिम्मेदारी बनती है। बड़े बड़े कार वालों को मैं देखता हूँ जो अपनी गाड़ियों से चीज़ें बाहर फेंकेंगे, हम भी करते हैं सारे का सारा काम कि ना चाहते हो यहाँ तो हम हो सकते हैं टीवी पे तो ये बात कह देते हैं कि नहीं करना चाहिए, तो लेकिन हमारी ग्रूमिंग भी नहीं है, हमारी ट्रेनिंग भी नहीं है। और लगता है कि हो सकता है ये छोटी छोटी बात लगती हो, लेकिन मेरा ये ख्याल है इसका बड़ा अहम तल्लुक है, एक चीज। और दूसरी चीज जो बार बार हम कहते रहते हैं कि ये काम आपका डिप्टी कमिश्नर नहीं कर सकेगा, वो चाहे कितनी अच्छी नीयत उसकी क्यों ना हो, वो एक जिले को नहीं चला सकेगा, वो एक शहर को नहीं चला सकेगा। आपको जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की तरफ, आपको जो लोगों को नुमाइंदे हैं उनके हाथों में सिस्टम देना पड़ेगा। वो छोटे लेवल पर ये काम करवा सकते हैं, लोगों को भी वो जाके अवेयर कर सकते हैं, खुद एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो आपके फंड्स हैं अरबों रुपए, अरबों और ये खरबों के आप ले रहे हैं, फंड्स ले रहे हैं, ये आपको जाके छोटे लेवल पे ट्रांसफर करने पड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बलदियाती निजाम की बात कर रहे हैं कि उसको हमें फाल करना पड़ेगा। निजाम से मुझे तो चिड़ है ये समीना, मुझे बलदियाती लफ्ज से चिड़ है। बलदियाती का मतलब ये है ये छोटे मोटे 10, 20, 30 हज़ार रुपए का पैसा है, ये जो दे देंगे इनको कि आप ये पकड़ें और चलें। मैं हमेशा से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की बात करता हूं जो जनाब मुशर्रफ के दौर में था, उससे कम पाकिस्तान के लोगों को किसी बात पे एग्री नहीं करना चाहिए। ये आईवाश है जो हमें 79 का बताया जा रहा है, बल्कि मैं वर्ल्ड बैंक का पढ़ा था, एक रिपोर्ट आई हुई थी, वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है 79 का जो ये बलदियाती निज़ाम है उस पर जाना चाहिए। इवन मतलब इंटरनेशनल डोनर जो है, इंटरनेशनल लैंडिंग एजेंसी है, वो भी हमें मॉडर्न सिस्टम ऑफ गवर्नेंस देने को तैयार नहीं। वर्ल्ड बैंक इस तरह की प्रपोजल वहां तो नहीं देगा, यूके में या बरतानिया से हट के उस अमेरिका में, यूरोप में, उनको कहना कि बलदियाती निज़ाम, वहां पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स है, वहां पे सिटी गवर्नमेंट्स है, वहां पे मेयर का कंसेप्ट है और इतनी पावर्स है उनके पास कि आप और हम तो इमेजिन नहीं कर सकते। इसका ये डायरेक्ट ताल्लुक उन चीजों से है कि लोगों के जो नुमाइंदे हैं जो छोटे लेवल पे हैं वही उनको मैनेज करें, वही उस पर एग्जीक्यूशन। एक बड़ी दिलचस्प बात थी और मुझे एक सवाल याद आ गया, लाहौर हाईकोर्ट बार में एक वकील साहब ने मुझसे पूछा, जी ये क्या है कि हम इस मुल्क में हर इशारा तोड़ते हैं, बाहर फेंक देते हैं जो गार्बेज, जो ही हम किसी बड़े मुल्क की एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो हम बड़े अब बात ये क्लास साहब, आप आई वाइल हैविंग नो फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट विद यू ऑन दिस, एक थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि होता यह है कि जब आपकी सड़कें हों 50,000 कारों के लिए और वहां आप 4 लाख कारें लेके आ जाएं, जब आपके पास स्कूल हो 1 करोड़ लोगों के लिए और जरूरत आपको 5 करोड़ बच्चों के लिए हो, तो फिर आपके ये जराए रिवोल्ट कर देते हैं, बगावत कर देते हैं। फिर ये होता है कि फिर जो आपको इशारे की पाबंदी करवाने के लिए गाड़ियों की तादाद और इंफ्रास्ट्रक्चर की गुंजाइश में एक बैलेंस रखना पड़ता है। जिस तरह मैं अभी थोड़ी देर पहले अर्ज कर रहा था, जिस तरह आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है उसने बारिशों के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया है, वो आए बिकॉज उस तंगनाए में से अब उतना पानी नहीं गुजर सकता, क्योंकि हम प्लानिंग नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि ये लाहौर शहर जो है या ये मुल्क जो है, इसकी आबादी अगर आज 2% या 1% 5 जिस शरह से भी बढ़ रही है, हमें सड़कें कितनी दरकार होंगी, बिकॉज इट्स नॉट आवर प्रियोरिटी। हमारी प्रियोरिटी है कि जनाब वाशिंगटन में क्या कहता है, IMF में क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक, और हमारा आलम यह है कि अभी 2 दिन पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, जाहिर है पिछले 20 साल से खासतौर पर सोवियत यूनियन की डिमाइज के बाद पूरी दुनिया का कारोबार तो उन्होंने संभाला हुआ है, तो उन्होंने रिपोर्ट एक भेजी कि जी बड़ी माशाल्लाह जो है गुर्बत दुनिया में बड़ी कम हुई है 20 सालों में, और हमारे कालम निगार उधर से मैंने देख रहा था बूटी लगा के, तो वही लाइन ले रहे। बात यह है कि जो मर्जी कर लें, अब आप इस रिस्पांसिबिलिटी को अवॉइड नहीं कर सकते। अभी आएंगे आप मिस्र की खबर पे, वहां फेलियर है, एक रॉटन इकोनॉमिक सिस्टम है, एक रॉटन इकोनॉमिक सिस्टम है क्लासरा साहब, जो इंसान की जरूरियात पूरी नहीं कर रहा, और यही क्राइसिस है मेरे ख्याल में। ठीक है, अरशद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलर, उनसे बात करते हैं। अरशद अली साहब कहां से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं कसूर से बात कर रहा हूँ और मेरा सबसे पहले सलाम है। खबर ये है कि पूरी टीम को, रऊफ क्लासरा साहब को और सईद काजी साहब को। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी गुजारिश ये है कि मैंने इसी बारे में बात करनी थी कि मैं कसूर का रैशी हूँ। हमारे कसूर के तकरीबन 20 देहात जो कि लोगों को बेसरो सामानी के आलम में यहाँ से ट्रांसफर किया गया है और किसी को गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटीज नहीं दी गई। तो मेरी ये गुजारिश है कि वल्लाह ये हुक्मरान हमारे सो रहे,
ठीक उनको है। ये अंदाजा चलिए, नहीं है। शुक्रिया आपका अरशद अली साहब, आपकी जो प्रॉब्लम है आपने बताई है। और वाकईतन जैसे कि क्लासर साहब अभी जिक्र कर रहे थे, सईद काजी साहब भी, कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो अपनी जगह, लेकिन जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आ भी जाती है तो उसको डील करना भी नहीं आ रहा होता। जो मैं एक इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, फिर आप कॉलर को भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा, वो ये कि पानी तो अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, और हमारा बहुत सारा ऐसा इलाका है जो कि वीरान है, बंजर है, सहरा है। डैम्स हम बनाएं तो सबसे ज़्यादा जो सस्ती बिजली बनती है वो पानी से बनती है। तो हम इस पानी को ज़ख़ीरा करने के बारे में प्लानिंग नहीं करते, हम बातें करते हैं, इसको ज़ाया करते हैं, इससे तबाह होते हैं, लेकिन ये नहीं करते कि इसको कहीं इस्तेमाल कर लें। ये सारा क्या है सिलसिला? ये समीना भी उन्होंने कसूर से हमारे भाई ने फ़ोन किया, वो जो कह रहे थे कि हमारे हुक्मरान सो रहे हैं। मैं तो उनकी बात से एग्री करता हूँ, आपके हुक्मरान भी सो रहे हैं और आपकी ब्यूरोक्रेसी भी सो रही है, जो बड़े दावे करती है उस वक्त के जी आपको कोई ज़रूरत नहीं है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की, आपको लोगों के नुमाइंदे की ज़रूरत ही नहीं, हम कर लेंगे सारा। ये बड़े करप्ट लोग हैं, बड़े नाहल लोग हैं। ये करप्ट हूँ या नाहल हूँ, मैं टीवी पे ये बार बार ये बात कहता हूँ, इनसे 1000 गुना बेहतर हैं वो। फिर भी आपका 80,000 मैन पावर थी, आपकी काउंसिल की बात कर रहा हूँ, पूरे मुल्क में 80,000 यहाँ पे नुमाइंदा था डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का, जो आपने एक ही हल्ले में उठा के उनको पीपल्स पार्टी ने और नवाज लीग ने उनको ख़त्म किया है। आज आपका पूरे का पूरा सिस्टम क्रिपल होकर रह गया है। और आप इसके आप फुटेज तो देखें, कभी शहरों को देखें, छोड़ दें आप देहातों को देख, कसूर में क्या हुआ है। मेरा अपना ये शहर, वहाँ पे लिया तकरीबन पूरे नशे भी इलाके उसके डूब के रह गए, लोग फिर वहाँ से माइग्रेट करके आ रहे हैं। और 2010 में उन लोगों की बड़ी मदद की गई थी, अब फिर वो बेजारो मददगार आके सड़कों में बैठे हैं। असल सवाल यह है कि आपने बड़े शहरों में क्या किया है। जो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद और पिंडी की जो स्टोरीज हैं, आप भूल जाए बाकी पंजाब में क्या हो रहा है, या इवन सिंध के बहुत सारे आप इलाके हैं जहाँ पे 5-5 साल तक ये हुकूमतें कायम रही हैं, ये ब्यूरोक्रेसी वहीं पे कायम रही है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स या लोकल गवर्नमेंट या जो भी थी आपने खत्म करके रख दी। इसके बगैर ये लोगों को भी थोड़ा सा इनको बताने की जरूरत है कि हजूर आप इनके नारों में आ जाते हैं, इनके चक्कर में आ जाते हैं, इनके फ्रेम में आ जाते हैं, जब ये आपको बताते हैं कि आपको अपने नुमाइंदे रखने का कोई हक नहीं है। ये 80,000 काउंसलर आज मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक बिग हेल्प हो सकता था। जब पाकिस्तान डिजास्टर में आया हुआ है, एक नेचुरल कॉलमिटीज आई हुई है यहाँ पे, वो लोग जाते, उनको अपनों को वहां से भी निकालते, उनको रिहेबिलिटेट भी करते, उनको खाने का बंदोबस्त भी करते और उनको सिक्योरिटी को भी करते। कि नीचे तक जो इख्तियारात मेरे ख्याल में यही है कि आपको 2-3 चीजें हैं। ठीक, आप उनको इख्तियारात ये जो हैं उनको लोकल लेवल पे दें, उनको प्रॉपर फंड्स दें, उनको प्रॉपर उनको पावर्स दें, उसी के जरिए हल होगा। आप 50 साल बाद भी जाएंगे, आपको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के बगैर काम नहीं चलेगा। आप जो यहाँ पे वो कहते हैं ना आपने मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, ये ब्यूरोक्रेसी उनको सपोर्ट कर सकती है, ये डिलीवर नहीं कर सकेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और देहातों में जिस तरह की स्टोरीज हमारे सामने आ रही है, उनके बस का काम ही नहीं है उनका। चलिए ठीक है क्लासेस साहब, थोड़ा सा मैं चाहूंगी आगे भी बढ़े और कुछ आलमी तनाजुर में, जैसा कि एक अहम खबर हमने नाज़रीन आपके साथ शेयर की कि मिस्र में क्या कुछ हुआ। सईद काजी साहब, मैं सारा रिपीट नहीं करूंगी, जैसे कि आपको भी मालूम ही है और जैसे हमने ओपनिंग में बताया कि सैकड़ों अफराद जो है वो हलाक कर देंगे। लेकिन जो ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि कहीं और कोई छोटा मोटा वाक़या भी होता है तो ये लोग सर पर बाजू रख लेते हैं आपकी अक़वाम आलम, लेकिन अभी इतना बड़ा वाक़या हो गया है, इंसानी हुकूक की इतनी सरीख खिलाफ वर्जी हुई है, लेकिन बस एक कमज़ोर सी तशवीश या एक तो सबसे पहले समीना वी मस्ट कंडेम दिस, जिस तरीके से जो आर्मी है उसने जुल्म किया है लोगों पे, ये जो है बहुत एक तकलीफ दे बात है। रही बात वेस्ट की, बात यह है कि एक वहाँ भी अब अगर देखें ना, ये मुल्कों की एक जैसी, हम एक ही निज़ाम में दुनिया में रहते हैं और ये सारे मसाइल, वहाँ पे जो एक रॉटन सिस्टम है, एक मैशत का रॉटन सिस्टम, जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रिगर हुआ रेवोल्यूशन, जो जब ये आया, जब हुस्नी मुबारक को निकाला गया, जब मोर्सी आए, इलेक्ट होके आए, तो जो फिगर्स अगर आप निकाल के देखें तो इवन वो फिगर्स वर्स्ट हो गए। ये जो हम ऊपर मैशियत का ये सारी ये जो हम जमहूरियत और ये जो कहानी है, ये है अपनी जगह बड़ी ठीक है, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए एक इकोनॉमिक आपको बेस चाहिए होती है। उसके बाद फिर रेवोल्यूशन होता है, मुर्सी साहब अनपॉपुलर होते हैं, पहले वही ताकतें जो मुर्सी साहब को लाने वाली थी, अमेरिका और फौज, अब वो कहते हैं जी इस आवाम से बचने के लिए अब इनको बलि का बकरा बना दो। अब जो है अखवानुल मुस्लिमून, उसकी एक बेस है, हर चंद की कोई यानी मेजॉरिटी पार्टी इस हवाले से नहीं है, अवाम में अपनी लेकिन इसके बावजूद मिडिल क्लास की लेयर्स उसके साथ हैं और बहुत जो गरीब लोग हैं नीचे के जो वो उसके साथ। अच्छा, अब वो उस ताकत पे मुर्सी और वो वापस आना चाहते हैं। जब मुर्सी अंदर आए थे
ताकत में आए थे तो फौज के साथ उनका टग ऑफ वार शुरू हो गया। वो क्या था कि फौज 40% मैशत पे काबज है वहां पे, तो उन्होंने कुछ क्लेम किए इससे, और वो अपने कुछ लोगों को आगे कर रहे थे जो मैशत में बड़े स्टेक्स हैं। तो वो एक लड़ाई शुरू हुई, उसी लड़ाई के दौरान नया इनकलाब ट्रिगर हो गया। अब इससे बचने के लिए उन्होंने कहा एक पंथ दो काज, इन लोगों को मुतमिन करने के लिए मुर्शी साहब को हटा दो, आप इनको रगड़ दो। मगर यह है कि ये जब तक कंट्राडिक्शन बुनियादी जो उनकी मैशत में है और जो उनकी सियासत में है, लोगों का मसला है। और एक इंटरेस्टिंग खबर, कुछ दिन पहले क्लासरा साहब, वो उनका जो अल-सिसी अब्दुल फतेह अल-सिसी उनका जो जर्नैल है, उन्होंने ये किया कि जमाल अब्दुल नासिर की तस्वीर के साथ एक पोस्टर पे अपनी तस्वीर लगाई और पूरे मिस्र में लगवा दिए। तो अब जो नासराइट्स हैं वो एक स्कैटर्ड हैं, जो वो मगर वो बड़ी पॉपुलर फिगर है। तो जो लास्ट में कॉलम देख रहा था शुमिस मिलने का गार्जियन में, तो वो कह रहा था कि वहां अब जरूरत है किसी नासिर की, मगर डेमोक्रेटिक नासिर की, और उसे इस न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स से निजात दिलानी पड़ेगी अवाम को, वरना जो मिस्र है इट्स ब्रेसिंग फॉर साहब हमें ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैं फटाफट से चाहूंगी क्लासेस साहब हमें ब्रेक पर जाना है। मैं चाहूंगी मुख्तसरन आप भी इस हवाले से कुछ कमेंट करें, और काजी साहब का जो तबसरा तज्जिया इससे आप इत्तेफाक करते हैं। नहीं, काजी साहब की बात बिल्कुल ठीक है। जो आपकी बात से थोड़ा सा मैं आपकी बात से डिसएग्री करूंगा। अच्छा। जो हर दफ़ा किसी मुस्लिम मुल्क में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम कहते हैं जी अमेरिकन क्यों चुप हैं, यूरोपियन क्यों चुप हैं। ये अमेरिकन यूरोपियन जाके बरह रास्त टैंक नहीं चढ़ा सकते ना अटैक कर सकते हैं कि जो कुछ मिस्र में हो रहा है। कुछ हमारी अपनी जिम्मेदारियां भी हैं, हमारे अपने लोकल्स के डायनामिक्स हैं, हम उनको किस तरह डील करना चाह रहे हैं। और जो इजिप्ट है सबसे बड़ी क्लासिक मेरा ख्याल है मिसाल है कि जब हम उसकी स्प्रिंग की बात करते थे, उस अरब स्प्रिंग की, कि वहाँ पे इनकलाब तो आ गया, रेवोल्यूशन तो आवाम ये लेके आ जाते हैं, क्या उसको सस्टेन किया जा सकता है। मेरा ख्याल है बिग लेसन है मैं ये सीखने के लिए, जो इनकलाब की बात करते हैं, जो ये कहते हैं लोग सड़कों पर आ जाएँ, ओवरनाइट चेंजेस लेके आ जाएँ तो चीज़ें आगे ठीक हो जाएंगी। ये सबसे बेहतर मिसाल है मेरा ख्याल दुनिया भर के लिए, उन मुल्कों के लिए जहाँ पे इनकलाब चाहते हैं कि आप सॉफ्ट ये रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं या ब्लडी आप ये खूनी रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, या आपको उसमें से चॉइस करना पड़ेगा। मिस्र के जो लोग हैं बदकिस्मती से, और काजी साहब ने ठीक कहा कि इसकी मजम्मत होनी चाहिए, जिस तरह फौज ने अपनी आवाम पे टैंक चढ़ाए हैं। ये सबसे बड़ी मिसाल है कि कोई रेवोल्यूशन कामयाब नहीं हो सकता अगर आप उसको पीसफुल तरीके से लेके ना आए। अगर आपने खूनी रेवोल्यूशन लाना है वो सबसे आसान है। आवाम को ये देखना चाहिए, आवाम को भी, कि आप जिस सिस्टम के लिए जा रहे हैं, आप जिसकी बात कर रहे हैं, उसका एंड क्या होना चाहिए होगा, और जो क्या तो सामने आ रही है क्या वो इस काबिल है कि वो उसको सस्टेन कर पाएगी, दबाव को, प्रेशर को। हो सकता है खूनी लड़ाई हो, मिस्र के लोग इसमें से निकल जाएं, एक नया मिस्र तमीर हो, लेकिन लगता यह है कि उसके तमीर होते होते बहुत सारी जानों को नजराना वहाँ के लोगों को देना पड़ेगा। ये चलिए क्लासेस साहब बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप हमारे साथ ही हैं, अभी मजीद अहम खबरों पर नाज़रीन बात होगी, लेकिन हम एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाक इंडिया रिलेशनशिप के हवाले से थोड़ी बात करते हैं। काजी साहब, अभी कल वज़ीर-ए-आज़म साहब का, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब का स्टेटमेंट आया है कि जी कंट्रोल लाइन पर हम तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे, और वो काफ़ी पॉजिटिव जेस्चर्स दे रहे हैं। लेकिन मनमोहन सिंह का जो स्टेटमेंट आता है उसमें अगर पॉजिटिविटी आती है, साथ ही वो अगर मगर और शराइत का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। कमेंट करूं, मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं क्लासरा साहब से। क्लासरा साहब एक दफ़ा मुझसे भी करना, बुजुर्ग हमारे मनु भाई हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने बताया हमें कि हमारा भी एटम बम नहीं बना था, तो कोई गुलाम मोहम्मद मूजिद साहब थे, तो उन्होंने ऐलान कर दिया जी हमने एटम बम बना लिया है। साफ़ी भी चले गए, वहाँ कोई बमनुमा चीज़ भी थी, एक रस्सी भी लगा दी। तो पूछा साफ़ियों ने कि हुजूर इसकी खासियत क्या है, तो उन्होंने कहा जी इसकी खासियत ये है कि इसका नुकसान कोई नहीं, ये चलता नहीं है। तो अब ये मुझे जो हमारी पाक इंडिया दोस्ती है ना क्लासरा साहब, ये किसी तरफ या दुश्मनी है, ये किसी तरफ चलती नहीं है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि हाँ इनकी लड़ाई चलती है, जो इंडिया की लड़ाई अगर उसकी रूलिंग क्लास की चल रही है तो अपने अवाम से जरूर चल रही है। मगर हमारे यहाँ ये जो अभी कल खबर आई है कि ये जो उनके बहुत से हल्के कह रहे हैं कि ये 4-5, कल तो मैंने जिक्र किया था ना नरेंद्र सिंह का, जो बिहार के हैं मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर, जिन्होंने कहा था कोई पाकिस्तान का ताल्लुक नहीं है इस बात के साथ। अब ये पता चला है कि अंदर ही कोई उनका कोई मामला था, जो फौजी मर मुर गए थे और ये उसको वो यूज कर रहे हैं, और पूरा जो, और इससे पहले बेशुमार वाकयात, कभी वो हाफिज सईद साहब की तरफ इशारा कर देते हैं, कभी इधर इशारा कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में मुझे लगता ये है कि ये गुलाम मोहम्मद मूजिद साहब के बम की तरह ना इसका कोई नुकसान है। ये 1-2-3 साल बाद एक उबाल आता है, बयान आते हैं, नहीं होगी बात हो जाएगी, डायलॉग सस्पेंड हो गया, नहीं हो गया, तो हमें पता नहीं किस चक्कर में डाला हुआ है उन्होंने। तो आप जरा कमेंट करें। मसले का हल निकलेगा या इतना ही चलते रहेंगे? एक काजी साहब
एक काजी साहब ने जो एक वाक़या सुनाया है एक एटम बम के खाले का, मुझे एक वाक़या याद आ गया इसके साथ। कुलदीप नैयर साहब ने किताब लिखी है बियॉन्ड द लाइन्स, ऑटोबायोग्राफी, बहुत खूबसूरत किताब है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जिसको भी मौका मिलता है ये पढ़नी चाहिए। वो वाक़या लिखते हैं कि जब ये हमारे सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब जो हैं, इनकी शादी होनी थी 80s में, तो इन्होंने दावतनामा भेजा उनको, कुलदीप नैयर को, कि आप यहाँ तशरीफ़ ले आएँ, मेरी शादी होने वाली है। और वो आ गए यहाँ पे, और जब मुशाहिद हुसैन साहब उनको लेने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचे, और कुलदीप नैयर लिखते हैं कि वो इस्लामाबाद से एयरपोर्ट से निकले, तो मुशाहिद हुसैन साहब का जो स्टाइल है उनका कड़ाके निकालने वाला, तो उनको गले लगा के कहते हैं कि जनाब कुलदीप साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मेरी शादी पे तशरीफ़ ले आएँ, मेरे पास आपको गिफ्ट देने के लिए, मैरिज गिफ्ट, ये बाकायदा अल्फाज लिखे हुए हैं उस ऑटोबायोग्राफी में, कि मेरे पास आपको शादी का बहुत बड़ा तोहफ़ा है और वो मैं आपको पेश करूंगा। तो कुलदीप नैयर कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरे लिए वो कौन सा तोहफ़ा है जो इन्होंने ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने रखा हुआ है और शादी का तोहफ़ा है। तो कहते हैं अगले 2 दिन बाद वो मुझे वहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खां के घर लेके गए थे, और सबसे बड़ा जो इंटरव्यू हुआ था, आपको याद होगा, जो पाकिस्तान का पहली दफ़ा सामने आया था कि हमारे पास बम है, तो वो भी एक उन्होंने मुशाहिद हुसैन सैयद ने, जो पाकिस्तान का एटम बम की स्टोरी थी, वो कुलदीप नैयर को उन्होंने अपनी शादी का गिफ्ट के तौर पर पेश की थी। सो इस तरह की चीज़ें काजी साहब होती रहती हैं कि उसके खालिक ने कहा था कि जनाब ये वो एटम बम है जिसका नुकसान कोई नहीं है। तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी यही फरमाया था कि जनाब कि आप कुलदीप नैयर साहब तशरीफ़ लें, मेरे पास अपनी शादी का आपको देने के लिए एटम बम की शक्ल में एक गिफ्ट है। सो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं ये दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन बात असल में यही है क्लास साहब कि ये कोई मीनिंगफुल डेवलपमेंट इसलिए नहीं होती कि मुझे लगता है कि कोई जो सिंसेरिटी है वो भी लैक करती है और कैपेसिटी भी लैक करती है। ट्रस्ट डेफिसिट ही नहीं खत्म होता तो फिर मजाक। एक अच्छी चीज़ है काजी साहब, एक अच्छी चीज़ है मेरा ख्याल है पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत है, और पर्टिकुलरली इसका क्रेडिट नवाज शरीफ साहब को जाना चाहिए और मिलना चाहिए, सपोर्ट भी मिलनी चाहिए कि वो उस लेवल की हाइप नहीं क्रिएट कर रहे जो इंडिया में क्रिएट कीजिए, बल्कि डिफ्यूज कर रहे हैं। जो आज उनका बयान आया है वो कह रहे हैं कि और अच्छा कर रहे हैं, और वो अच्छा कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को उस लेवल का मैचिंग रिस्पांस नहीं दे रहे, और देना भी नहीं चाहिए कि आपने अगर एस्केलेशन उस लेवल की करनी है और बाद में कल को अमेरिकन को और दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करने के अब हमारी सुलह करवाएं, डी एस्केलेशन कराएं, तो बेहतर है कि अभी इस लेवल पे एक मेच्योरिटी और सैनिटी का आप उसका मुजाहरा करें। और नवाज शरीफ की बेहतर स्ट्रेटजी है जहां तक पाक इंडिया रिलेशनशिप जो इस वक्त टेंशन चल रही है, मेरा ख्याल उन्हें इसी पॉलिसी पे ही ये गामजन रहना चाहिए। ज़हीरा अवान साहब हैं जी लाहौर से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी ज़हीरा अवान साहब, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, ये आपने जो मौजूद छेड़ा हुआ है पाक भारत तल्लुकात के हवाले से, मैं इसमें एक सवाल करना चाहता हूँ। दूसरा सवाल मैं कारकर्दगी के हवाले से, हुकूमती कारकर्दगी वाले करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि क्या हमारे अंदर इतनी विल पावर नहीं रहेगी कि हम इनफ यार भजन खुदा के वास्ते हम डिप्लोमेसी कर रहे हैं, वो हम पे इल्जाम लगाते जा रहे हैं, और हम बिल्कुल वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना यिंग करके बात नहीं, तो फिर क्या करें ज़हीर साहब, क्या करें? जंग कर लें? क्या कहने का मतलब है हमारे अंदर इतनी विल पावर तो होनी चाहिए कि यार ये बंद करो यार। अगर आपके पास कुछ सूरत है, अगर आपके पास कुछ सबूत है, कोई मामलात है, तो आप हमारे साथ वो ये सारी बातें सिफारती सतह पर ही होती है ना। अब अगर इससे ज्यादा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर ये है कि फिर ज्यादा हम लोग एग्रेसिव हो जाए। सवाल क्या करना? सवाल मेरा ये है, कल एक टिकर चल रहा था यहाँ पे कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आर्जी तौर पे पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग खत्म कर दी। क्या ये गवर्नमेंट जब 5 साल के बाद खत्म होगी तो ये भी टिकर चलेंगे कि जनाब महंगाई आर्जी तौर पे खत्म कर दी, तालीम के मामला आर्जी तौर पे खत्म कर दिया, अब अगले 5 साल के लिए हमें चुने तो हम शायद आपके मुस्तकिल तौर पे खत्म कर देंगे। तो क्या ये इसी तरह की सूरत? शुक्रिया आपका ज़हीरा अवान साहब, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है पहुंच गया और सवाल भी पहुंच गया। क्लास साहब, मैं चाहूंगी आप इसको रिस्पॉन्ड करें और फिर साथ ही थोड़ा सा हम आगे चलेंगे क्योंकि आपकी भी आज बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं। मेरा ख्याल है समीना आपने उनको बेहतर जवाब दे दिया। खैर ज़हीर साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बात आपने बड़ी अच्छी की है कि आप इस लेवल पर अब नहीं अफोर्ड कर सकते। वो मुल्क जो इस वक्त हमारा 70% पानी में डूबा हुआ है, चाहे शहर डूबे हुए हैं, देहात डूबे हुए हैं, बिजली की लोड शेडिंग का हिसाब आपके सामने है, नौकरियां यहाँ पे नहीं है, ऑलरेडी इस मुल्क में और इस मुल्क अपनी दहशतगर्द हमारी औकात तो ये है, वो कहते हैं पल्ले नहीं धेला कर दी, फिर मेरे मेला वाला हिसाब है कि 250 लोग आपकी जेल से आके फ्री करा लिए जाते हैं। पूरे का पूरा बॉर्डर्स हमारे इनसिक्योर हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते और भारत भी मेरा ख्याल अफोर्ड नहीं कर सकता। वो भी नहीं कर सकते और मेरे और आप यकीन रखिए वो नहीं भी करेंगे भी नहीं, और वो करेंगे भी नहीं। और वहां पे भी सेम एलिमेंट्स है और हमसे ज्यादा स्टेक्स इंडियंस के हैं इस बार। फिर इंडिया को जो 4-6 महीने तक एक जाली इशू उठा लेगा
और फिर वो फिजल आउट हो जाएगा, हमें आरे लगाए रखें, हमें ध्यान लगाए रखेंगे। और मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब की बड़ी मैच्योर और वाइज पॉलिसी है जो पाक इंडिया रिलेशनशिप पे रख रहे हैं। किसी को सपोर्ट करना चाहिए, जंग किसी को, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जंग किसी का हल नहीं है। सही है, पॉइंट ऑफ व्यू आपका आगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं आगे चाहूंगी, बड़े नेशनल असेंबली के इजलास के हवाले से आपने जिक्र किया था कि बड़ा एक इजलास होने जा रहा है, तो उसमें एक रेजोल्यूशन भी आने वाली है, और अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे थे आप खास तौर पे। वो मेरा ख्याल है उनकी सेकंड स्टोरी है। पहले जरा हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या कहे। जी क्लासी साहब, आज कौमी असम्बली का जो वहाँ पे जो ये चीज़ें कुछ पेश हो रही हैं, एडवांस हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलवाए हैं जो आज वहाँ पे पेश होने कौमी असम्बली में। आज 11 बजे जो सेशन होने, सबसे बड़ी अहम बात तो ये है कि सदर जरदारी साहब ने जो तकरीर की थी, तो इनके शेख आफ्ताब साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स है नवाज हुकूमत के, आज वो मोशन पेश करेंगे और सदर जरदारी साहब का मुश्तरका तौर पर पूरा जो हाउस है उनका शुक्रिया अदा करेगा। जरदारी साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपने 6ठी बार इस पार्लियामेंट को खिताब किया, थैंक यू वेरी मच, आपकी बड़ी मेहरबानी। मेरा ख्याल कुछ दिनों में वो यहाँ से जाने वाले हैं। एक तो सबसे बड़ी अहम चीज़ ये, एक और इसमें एक बड़ा स्कैंडल आज ये लैंड करने वाला, जिसकी डिटेल्स आज कौमी असम्बली में 11 बजे हमें पता चलेंगी कि आपको पता है करप्शन पाकिस्तान का एक वो बन चुकी है, एक ऐसा इशू है जो अब खबर भी नहीं रहेगी, हम बात करते हैं, लोग सुन लेते हैं, उस पर इम्पैक्ट नहीं आता कि यहाँ पे कुछ अनासर थे जिन्होंने रेलवे ट्रैक को बेचा है, कुहाड़ से लेके हंगू और टॉल इन खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने वहाँ पे इनके ट्रैक बेचे हैं, इनका पूरा सामान बेचा है, और बेचने के बाद उन्होंने जो उसका स्टील था और फर्नीचर था वो फैक्ट्रीज को बेचा है, उसमें स्क्रैप था। आज उसकी डिटेल्स भी हैं वहाँ पे, आज कौमी असम्बली में पेश होनी है कि अब तक तो हमने सुना था खानेवाल लाहौर की जो पटड़ी थी वहाँ पर माल बेचा गया था, स्क्रैप बेचा गया था, अब पता ये चला है वहाँ से कुहाड़ से हंगू तक भी उन्होंने बेच दिया पूरा का पूरा ट्रैक। और लगता ये है कि आखिर पे हमारे दोस्त जो हैं ये साद रफीक साहब हैं, उन्हें पूरा का पूरा जो ये रेलवे है वही बेचना पड़ेगा। अगर वो नहीं बेचेंगे तो ये जो ये रेलवे का स्टाफ है या बाकी लोग हैं वो मिल मिला के इनकी पटड़ियाँ भी बेच रहे हैं, आज इसकी भी डिटेल आएगी। तो लेकिन इससे अहम जो स्टोरी, जो बड़ी स्टोरी है जो आज हम उस पर फोकस करने चाह रहे हैं कि 34 कमेटी है कि आप ये जो स्टोरी है इसको ब्रेक के बाद बताएं। क्लासेस साहब हमारे साथ ही मौजूद रही, एक छोटा सा ब्रेक लेना नाज़रीन, जिसके बाद फिर क्लासेस साहब एक आम स्टोरी के हवाले से हमें बताएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, क्लासेस साहब की तरफ बढ़ते हैं। कायमा कमेटियों के मेम्बरान के हवाले से वो हमें आगाह करते हैं। क्लासेस साहब, आपने जो टीज़र दिया शुरू में मुझे बड़ी हैरत हुई, मौलाना फजल रहमान को एक साइड पे कर दिया गया है कश्मीर कमेटी से, वो तो बड़े खफा होंगे। इसमें एक और भी बड़ा इसमें मेरा सरप्राइजिंग चीज़ है जो लोगों को लिए होगी कि इन ये 34 कमेटीज़ जो हैं जिसके मेम्बरान की तादाद तकरीबन 320 से ज़्यादा लोग हैं जो इसके मेंबर हैं, उसमें जो सबसे बड़ी एक नाम मुझे नज़र नहीं आ रहा वो इमरान खान का है। इमरान खान साहब जो हैं एक बहुत बड़ी मतलब इस पार्टी बन चुके हैं, फोर्स बन चुके हैं, वो किसी एक कमेटी के भी मेंबर्स नहीं। अब ये मैंने तो 3-4 दफ़ा इसको पढ़ के देखा है, तमाम 300 से ज़्यादा नाम, मुझे तो इमरान खान साहब का नाम नज़र इनमें लिस्टों में नहीं आया। अब ये नहीं पता कि इमरान खान ने ये खुद ऑप्ट आउट किया कि जी मैं नहीं मेंबर बनना चाहता, मेरी डिग्निटी के अगेंस्ट है या कुछ और मसाइल हैं वो नहीं बनना चाह रहे, या हुकूमत ने उन्हें इस काबिल नहीं समझा। पर्टिकुलरली ये जहन में रखिएगा, ये जो नाम होते हैं इसमें ज़्यादातर एक तो पार्टीज खुद नाम देती हैं कि हमारे फलां फलां मेंबर्स को अब फलां कमेटीज़ का उनको मेंबर बने, और दूसरा इसमें स्पीकर की डिस्क्रिप्शन भी आ जाती होती है। और अयाज सादिक साहब ने, आपको याद होगा, लाहौर में इमरान खान को हराया हुआ है। अब ये नहीं पता कि इमरान खान साहब इस वजह से नहीं बनना चाहते थे, वो उनको नहीं बनाना चाहते थे, इमरान खान का नाम इसमें मिसिंग है। इमरान खान साहब इसमें से खुद इसमें से बाहर निकले सिस्टम में से, या उनको इसमें से निकाल दिया गया। मेरा ख्याल इमरान खान को इसमें होना चाहिए था, पर्टिकुलर जब महमूद खान अचकजई जैसे जो सीजन पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी 3 कमेटीज़ के मेंबर हैं, ऐसे मौलाना फजल रहमान साहब अगेन ए वेरी ओल्ड पार्लियामेंटेरियन, वो भी 3-4 कमेटीज़ के मेंबर हैं, उसमें इमरान खान को होना चाहिए था। जब उन पर यह इल्ज़ाम लगता है कि उनको गवर्नेंस का नहीं पता, वो एक्सपीरियंस्ड आदमी नहीं है, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि तजर्बा लेने का, गवर्नेंस को सीखने का। और हम उम्मीद कर रहे थे कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तो जरूर बैठेंगे, जहाँ पे आप कह सकते हैं 40 के करीब फेडरल मिनिस्ट्रीज के ऑडिट आते हैं, उनको इसमें आना चाहिए था, सिस्टम में आना चाहिए था। उनका सिस्टम से बाहर रहना, मेरा ख्याल है ये जमहूरियत की या उनकी अपनी पार्टी के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी। एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो आपने जैसे मौलाना फजल रहमान साहब का कहा कि वो जो है हर दफ़ा पिछले 10 साल से जो 2 पार्लियामेंट्री हैं वो कश्मीर कमेटी के वो चेयरमैन बनते थे, और कश्मीर कमेटी बड़ी इंतहाई आप कह सकते हैं लुक्रेटिव किस्म की जॉब समझी जाती है। वो कहते हैं लुक बिजी डू नथिंग वाला काम है। पूरी दुनिया में साहब को फंड्स होते हैं इसमें,
क्योंकि नहीं सर, अभी इसका तक वो सबसे काम बड़ा तो होता है ऐसा गैर दिखाई मुल्की नहीं दिया है दौरे। कश्मीर अच्छा, कमेटी गैर मुल्की का। दौरे होते हैं। गैर मुल्की दौरे होते हैं सर, उसमें टीएडी होता है, उसमें फिर आप बाहर के मुल्कों में जाता है और जो उसका एक्सक्यूज पेश किया जाता है जी हम दुनिया भर में जा रहे हैं लोगों को वो करने के लिए, दुनिया को समझाने के लिए कि कश्मीर का मसला हमारे लिए कितना बड़ा जरूरी है, हम लॉबिंग करेंगे। सो जो लॉबी पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस 65 साल में नहीं कर रहा, वो हमारे ये 20 जो हमारे MNAs हैं ये दुनिया भर में कहते हैं। तो अच्छा खासा इसमें माल पानी लगता है, TADA और उसमें, और आपको जैसे मैंने कहा कि उस फॉरेन ट्रिप्स हैं और दुनिया भर मुल्क फिर आते हैं, सबसे ज़्यादा दबाव इस पे होता है। उसमें मौलाना साहब को इस दफ़ा उन्होंने मेंबर ही नहीं बनाया, उन्होंने कहा जी छोड़ें, ये जड़ से ही मामला ख़त्म करते हैं कि मौलाना साहब फजलुर रहमान साहब हर दफ़ा चेयरमैन बन बैठते हैं, आपकी दफ़ा उन्होंने बारगेनिंग चिप उनके लिए रखी नहीं है, एक चीज़। और तीसरी जो बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक नए MNA है राजा अखलास, जवेद अखलास, जना मुशर्रफ दौर के उनके बड़े करीबी साथी थे, उनको 4 अहम तरीन जो ये कमेटीज है उनका मेंबर बनाया गया। अब ये नहीं पता कि इसके पीछे क्या गीदड़ सिंगी है, उन्होंने कैसा वहाँ पे कुछ चक्कर चलाया है कि बड़े बड़े लोग जो नाम हैं उनको अहम कमेटीज में शामिल नहीं किया गया। जो मैं समझता हूँ जो सीजन पार्लियामेंटेरियंस हैं, अच्छे ये पढ़े लिखे बैकग्राउंड के साथ हैं। अब मसला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, इसके लिए ज़रूरी था कि बेहतर लोगों को इंडक्ट किया जाता। जो नाम मेरे सामने 23 नाम पड़े हैं, मुझे मासिवा 2-3 लोगों को तो कोई मुझे ऐसा नहीं लग रहा जिसको ये भी पता होगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम क्या है। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मेरा ख्याल आने वाले दिनों में स्टोरी बनने वाली है। इसमें एक नाम है ये प्रेसिडेंट जरदारी साहब की सिस्टर का, डॉक्टर फजल साहबा का, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद इसकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरपर्सन बनेंगी। उसके हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग एक और जो हमें फैक्ट बताया जा रहा है कि अगली जो 5 सालों में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो ऑडिट पैरे हैं वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के आने हैं। क्या अजरा ये फजल साहबा जो हैं उनमें इतनी कैपेसिटी होगी कि सदर जरदारी साहब के जो दोस्त थे, उनके बडीज थे, मिनिस्टर थे, जिनकी करप्शन की कहानी अब सामने आने वाली हैं, उनको अकाउंटेबल कर सकेंगी? ये बहुत बड़ा एक सवाल है। और इसमें जो नाम मुझे नज़र आ रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ये अहम नाम थे, हम इसको फॉलोअप भी करेंगे स्टोरी को, आज जो ही ये नाम पेश आते कल इस पर फर्दर रहेंगे, जिनको अहम कमेटी में शामिल नहीं किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक साहब ने जो अपनी कमेटी है, जो हाउस की ये फाइनेंस कमेटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, जो अरबों रुपए के फैसले करती है, फॉरेन ट्रिप्स हैं, नौकरियां देती है, उसमें रेगुलराइजेशन करती है, बला बला लंबे काम है, उन्होंने उसमें तमाम के तमाम अननोन किस्म के MNA रखे हैं ताकि कोई उनके लिए ट्रबल ना पैदा कर सके और वो अपनी मर्जी के फैसले करें। सो मैं समझता हूँ ये जो सिस्टम ऑफ कमेटीज है, आप इस हाउस को मजबूत करने के बजाय, मुझे इसमें सियासत नज़र आ रही है, इसमें पॉलिटिक्स नज़र आ रही है कि कौन कौन सी कमेटी को बिल्कुल डंप कर दो, उसको आप टूथलेस कर दो। इससे जमहूरियत की मेरा ख्याल खिदमत नहीं होगी। आई होप कि जब आज ये कौमी असम्बली में 11 बजे ये पेश की जाती है लिस्ट जो एक्सक्लूसिवली हमारे पास है इस वक्त, तो इस पर कुछ मेंबर खड़े होकर एतराज़ात करते हैं कि आपने किस तरह कमेटीज की फॉर्मेशन की है, आप सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं या वीक करना चाहते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक चीजें चलाना चाहते हैं। सही है, जो कि इनका नारा भी रहा है। और देखना चाहिए कि किसकी क्या क्वालिफिकेशन है, मतलब आपको कम से कम किसी का CV देख के उसको इंडक्ट करना चाहिए। इसमें मुझे नहीं, मतलब जैसे मैंने कहा राजा जवेद अखलास, वो पहली दफा MNA बने, उनको सबसे अहम तरीन 4 उन्होंने दे दिए, और नवाब यूसुफ तालपुर जैसे जो बड़े सीजन और पुराने MNAs हैं उनको सिर्फ एक कमेटी का मेंबर बनाया गया है। हालांकि उनकी बड़ी रेपुटेशन है, बड़े इंतहाई अच्छे बंदे हैं और पिछले जो ये 5-6 दफा वो असेंबली में आ चुके हैं, वो एक कमेटी के मेंबर हैं। जो राजा जवेद अखलास साहब हैं, एक दफा पहली दफा MNA बने, उनको स्पीकर साहब ने उठा के 4 और सबसे अहम मिनिस्ट्रीज जो हैं उनकी कैमा कमेटी के मेंबर बनाए। और ये लास्टली मैं बता दूं, बात लंबी हो गई है, ये कैमा कमेटी को आम ना समझा जाए, इसमें तमाम की तमाम फेडरल हुकूमत ये जवाबदेह होती है। इसमें फिर TADA के मसाइल आ जाते हैं, पैसे आ जाते हैं कि कौन मेंबर कितनी कमेटीज का मेंबर है, उसको कितने पैसे मिलने। सो सारा जो खांचा है अल्टीमेटली क्लाउड पावर और पैसे से जाकर मिलता है, इसलिए इन कमेटीज की इंपॉर्टेंस है उसको रूल आउट नहीं कर सकते कि ये शायद कोई आम जी कमेटीज हैं। चलिए ठीक है, क्लास साहब ने बात की कि सारा कुछ जाके पावर और पैसे से जा मिलता है। का साहब आपकी जो आज स्टोरीज हैं उसमें भी मुझे गेम सारी यही नजर आ रही है, पैसे से मुताल्लिक है, मगर ये वो पैसा जो अनयूज्ड रहा। पहले तो मैं ये जो है एक रिपोर्ट आई है क्वाइट रिसेंटली, सिंध गवर्नमेंट ने 2011 और 2012 में क्लास साहब 167 बिलियन रुपीस जो आ भी गए थे उनके पास, उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किए। गोया एक तरफ हम रोना रो रहे थे अभी स्टोरीज में, और अभी हम बात कर रहे थे कि जी हमें जो है वो पैसे हम खर्च नहीं कर पाते अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अच्छा, आप अगर ये 167 बिलियन रुपीस अगर सिंध के इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक साल में खर्च कर और कुछ ना किया है, ये डिफरेंट मदों में, मगर किसी मद में खर्च ही नहीं हुए तो और वापस चले गए। और साथ उन्होंने जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि ये अगर आपने खर्च नहीं किए तो फौरी तौर पर वापस भी करने थे, वो भी एक कजिया है आगे चल के, ये भी एक वायोलेशन है। लेकिन सवाल ये है कि एक तो हमारे पास पैसे नहीं होते और जब होते हैं तो हम उन्हें खर्च नहीं करते, और जब खर्च करते हैं क्लासरा साहब तो फिर आप जो खांचे की बात कर रहे हैं वहां पर एक ठेकेदार आ जाता है, फिर उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ जाते हैं,
तो तकलीफ दे बात यह कि जब ये खर्च भी होते हैं तो फिर भी इनकी जो ट्रांसलेशन इनटू प्रोजेक्ट्स होती है वो कितनी है, इस पर भी कोई कभी मैं एनालिसिस ढूंढने की कोशिश करता रहता हूँ कि कितने % नीचे जमीन पे जाके खर्च होते हैं। और फिर कलासरा साहब यही होता है कि फिर जो है वो पानी हमारे घरों में घुसता है, फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो और फिर ये भी होता है कि आलमी डोनर्स जो है वो पैसे रोक लेते हैं। आप ही की क्लास साहब में आपका इस पे नहीं, एक छोटे काजी साहब ने जो बात की है वो तो ये इंटरनल बात की है कि इंटरनल पैसे थे आपने वो नहीं किए। चलें, इसमें जुर्माने नहीं लगते, लैप्सेस होते हैं, इसमें इनएफिशिएंसी आ गई, करप्शन वटेवर। आपने जो वहाँ लोन लेते हैं वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से या दूसरे जो आपके डोनर्स हैं वो आप यहाँ पे कंज्यूम नहीं कर सकते और पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसका जुर्माना देना पड़ता है कि आपने लोन एग्री किया था, आपने डिसबर्समेंट नहीं किया, आपने हमसे पैसे नहीं लिए, लोन तो ले लिया है, आगे फर्दर उसको डिसबर्स नहीं किया, उस पे अलहदा जुर्माने पाकिस्तान ने पे किए विच रन्स इनटू मिलियंस ऑफ डॉलर। जो एक स्टोरी आई थी, रिपोर्ट आई थी, तकरीबन $400 मिलियन पाकिस्तान ने इस पे जुर्माने इस पे अदा किए हुए हैं। आप तो बात कर रहे हैं लोकल लेवल पे नहीं हुए, हम तो इंटरनेशनल कम्युनिटीज को उनको जुर्माने दे देते हैं लेकिन लोन नहीं यूज करते, जरूरत नहीं। और कल से बाकी जो दूसरी स्टोरी है कि आलमी डोनर्स ने पैसे देना रोक लिए हैं क्योंकि हेल्थ सेक्टर में भी इतनी बदउनवानी है। डोनर्स जो हैं वो उन्होंने पैसे विदहोल्ड कर लिए हैं, खास तौर पे जो मीजल्स के लिए। और जो मीजल्स में आपने देखा, आपने स्टोरी भी की थी कि जी किस तरीके से वो एक जो है वो किक बैक्स के चक्कर में हमने कितने बच्चे ही मार दिए। और ये हमने इस्लामाबाद से ये स्टोरी थी। और दूसरा ये कि ये जो पोलियो का मामला है इसमें ट्रैवल बैन का भी खतरा है। उन्होंने कहा जी ये कोई 41 मिलियन थे जो वर्ल्ड बैंक ने प्लेज किए थे, इसी तरह कुछ 34.8 कुछ इस तरह के और रकूमात भी हैं जो उन्होंने कहा जी हम नहीं। और क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं देते कि आप इनको ट्रांसपेरेंटली खर्च नहीं कर रहे। अच्छा, अब ये जो हैं पैसे मैं अभी जाऊंगा देखूंगा इसमें डिटेल कि ये मोस्ट ऑफ देम आर ऑलवेज लोन होते हैं, शायद इसका भी कुछ जुर्माना हमें देना पड़े या ना देना पड़े, मगर बच्चों को जुर्माना देना पड़ रहा है। और जो मीजल्स और पोलियो की जो थ्रेट है जो पूरी दुनिया में बहुत से ममालिक में रेडिकेट हो गया, और साथ हमें इसमें खुद एहतजाज करती स्टेट मिनिस्टर फॉर नेशनल हेल्थ जो है अफजल सायरा तारड़ साहिबा, वो कहती हैं जी इसमें कुछ किया जाए। हम क्या करें भाई, आप ही करें, आप तो हुकूमत में है सिस्टम को। और वो कह रही है कि हेल्थ सेक्टर सिस्टम जो सिस्टम इज फेलिंग, जो लफ्ज मैं आप देख रहा हूँ जो उन्होंने कोट किए हैं, अगर इफ इट इज फेलिंग तो हुज रिस्पांसिबिलिटी, कि किसकी जिम्मेदारी है कि ये पैसे जो है आप रिट्रीव करें और लगाएं। और ये जो रोजाना बच्चे हमारे मर रहे हैं, कासरा साहब इस पे भी आप अपना कमेंट कीजिए। साहब इस पे आप कमेंट भी कीजिएगा, साथ ही जो आपकी कराची पोर्ट की स्टोरी में चाहूंगी वो भी आप डिस्क्लोज करें। चलें, ये इस पे हम ये कंटिन्यू करेंगे जो काश साहब ने बड़ी अहम स्टोरी की, हमने पहले भी की थी, फर्दर इस पे डिटेल हम जारी रखेंगे। आज एक और बहुत बड़ा अहम इजलास हो रहा है जिसके डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ निकलवा के लाए हैं जो आज वहाँ पे पेश होनी है। ये आज एक यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन होनी है, ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन पोर्ट्स एंड शिपिंग को, उसमें बड़े इंटरेस्टिंग उसमें फिगर्स पेश किए गए हैं जिससे पाकिस्तान की जो बुरी बदतरीन हालत का पता चलता है, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। कराची पोर्ट ट्रस्ट पाकिस्तान का वह सबसे बड़ा पोर्ट है जो, उसके हवाले से उन्होंने डिटेल मांगी थी कि हमें यह बताया जाए कि इस पे कितने मुकदमात चल रहे हैं, इन्होंने कितने मुकदमात किए हुए हैं लोगों पे या पार्टीज पे, और पार्टीज ने इन पे कितने किए हैं। जो मेरे पास फिगर्स है जो आज पेश किया जा रहा है यहाँ पे ये स्टैंडिंग कमेटीज में, इट्स वेरी अलार्मिंग एंड शॉकिंग कि इसमें 760 इस वक्त केसेस जो मुकदमात हैं कराची पोर्ट ट्रस्ट पे ये लोगों ने किए हुए हैं या इन्होंने उन पे किए हुए हैं। सो आप कह सकते हैं कराची पोर्ट ट्रस्ट, और सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं अदालतों में वो छोटी अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक चल रहे हैं। 760 केसेस हैं जो कराची पोर्ट ट्रस्ट इस पर डील कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्लाट्स के केसेज है, 373 केसेज जो हैं वो मुख्तलिफ प्लाटों पर तनाज़े चल रहे हैं। इससे पता चलता है कि इस मुल्क की बैड गवर्नेंस, इसकी करप्शन, गलत फैसले, इसमें मिसमैनेजमेंट किस लेवल भी पहुंच चुकी है। एक तरफ हम बात करते हैं या ट्रांसपेरेंसी की या अकाउंटेबिलिटी की, दूसरी तरफ 760 केसेस हैं कराची पोर्ट ट्रस्ट के जो अदालत में चल रही है। सिर्फ एक इदारा है, ये सिर्फ एक इदारा है जिस पे आप हर वक्त, और मैं इस पे हैरान हो रहा हूं, एक इदारा जिसके अदालतों में 760 केसेस चल रहे हैं, वो चल कैसे रहा है? दिन रात ये यही काम कर, वकीलों की फीसें हैं। आई विश के कोई मेंबर आज इनसे ये पूछ ले कि हजूर हमें ये बताएं आपने अपने वकीलों को कितने पैसे दिए हैं 760 केस लड़ने के लिए। ये तो एक तरह का घन चक्कर मुझे लगता है कि एक इदारा जो है वो तो दिन रात इसी काम पे बैठा हुआ है कि आप आज एक अदालत से निकले तो दूसरी में जाएं, दूसरी से जाएं, तीसरी में जाएं। सो इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा और इदारा होगा पाकिस्तान में जिस पे 760 केसेस अदालतों में चल रहे होंगे। सही है। क्लासा साहब बहुत शुक्रिया आपका, काजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम में देखा, यहीं पर अपनी बहस को समेटते हैं। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कुछ नई स्टोरीज पर बात करेंगे। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।